हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ISPCS विद आर्यन। आज आपको हम क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि ये अनगिनत होते हैं, इसलिए आप इसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि तारों का अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं ये अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं, मतलब बहुत सुंदर दिखाई देता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते क्यों हैं तारे? आपको पता होना चाहिए। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर, यानी सूर्य से भी अधिक दूरी पे हैं, और वहाँ से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। वहाँ पे कठिनाई का तात्पर्य आप ले सकते हैं कि बहुत से लेयर को पार करके धूल कण मिट्टी होते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रकाश कई परतों कई माध्यम से गुजरता है। इससे प्रकाश जो होता है वो उसमें विचलन पैदा होता है। इसलिए जो प्रकाश हमारे यहाँ आँखों तक पहुँचती है वो तिरछी आड़ी होती हुई जाती है, यानी टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। इसलिए हमें तारे भी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चंद्रमा चूँकि कम दूरी पर है, इसलिए वो टिमटिमाता नहीं है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा इस प्रकार की घटना होती है, अलग अलग समय पे अलग अलग स्थितियों में अपना आकार भी बदलता रहता है। क्योंकि ये आकार नहीं बदलता है, ये हमको दिखाई देने वाला जो पार्ट होता है वो कम या ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि चंद्रमा में कभी आधा या तो पूरा ऐसे करके दिखाई देता है, या 1/3 1/4 ऐसे करके होता है। फिर इसमें होता क्या है कि जो एक क्रिया होती है इसे चंद्रकलाएँ कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा आपको पूरी 100% गोला उसका देखना हो तो आप एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, या 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई देता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट, बगल में आओ कुछ करके सीख ही दिया है, तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 6 वाले उनके लिए अनिवार्य होता है। उनके क्लास टीचर उनको प्रयोग करवाते हैं। हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग केवल थ्योरी पार्ट पे जाते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जाहिर सी बात है, ज़्यादा प्रकाश के बीच में हल्का प्रकाश कोई जलाएंगे आपको दिखाई नहीं करेगा। बात जाहिर सी सही बात है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय, ठीक है, आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आसमान में जो भी आपको वस्तुएं दिख रही हैं वो सभी खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को आप तारा कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत से तारे, और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते।
मैंने स्टूडेंट पहले ही आपको बताया कि जो तारे हैं वो सूर्य से भी अधिक दूरी पर हमसे उपस्थित हैं और वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और इसी कारण उनका प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी तारों का एक व्यवस्थित जो रूप होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल निम्न प्रकार हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे सुन लीजिए। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि संतों का या तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में घड़ियाँ नहीं होती थी, इसलिए लोग दिशा का निर्धारण, समय का निर्धारण रात्रि में कैसे करते हैं। दिन में भी उसकी एक व्यवस्था अलग होती है, लेकिन जो रात्रि वाली व्यवस्था होती थी उसमें कैसे करते थे उसको बताया गया है। उत्तरी तारा जो होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात सकते हैं। जैसे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि है। ठीक है, तो जो 2 तारे हैं नीचे वाले, इनसे आप सीधे देखेंगे तो जो सीधी लाइन जाएगी ये ध्रुव तारे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्रुव तारा है, आप ऐसे देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा यह सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को सबसे अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए साइड में कुछ रोचक जानकारियाँ दिया हुआ है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस यानी अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी 3 ग्रह हैं आपके जहाँ छल्ले पाए जाते हैं। एक बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस यानी अरुण है। ठीक है, बृहस्पति, शनि और अरुण, इसमें छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या दिया है आपका। इसमें पूरा सौरमंडल दिया है और इसमें बताया है कि कैसे कैसे किसका कितना परिक्रमण काल होता है और अपने अक्ष पे घूर्णन काल कितना होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो बुध है यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिक्रमा पूरा करता है और अपने घूर्णन अक्ष पे 59 दिन में। शुक्र 255 दिन में परिक्रमण काल करता है सूर्य के चारों ओर, अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करता है और घूर्णन 1 दिन में करता है। इसके चंद्रमा की संख्या 1 है। चंद्रमा मतलब उपग्रह, ठीक है, उनके जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है और अपने घूर्णन पर 1 दिन में चक्कर लगा लेता है। यानी पृथ्वी और मंगल का जो अपने अक्षों पे घूर्णन है वो केवल 1 दिन है और इसके उपग्रह 2 हैं।
ठीक है। बुध और शुक्र जो है इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, चट्टानों से बने रहते हैं। आंतरिक जो ग्रह हम आपको बता दें, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पहले बुध आता है सूर्य के बाद, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल। ये आंतरिक ग्रह माने गए, यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और जो सूर्य से दूर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी अरुण, वरुण, ये जो हैं ये जीवियन ग्रह कहलाते हैं, यानी बाह्य ग्रह, ठीक है। और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आइए अब हम आपको बृहस्पति के बारे में बताते हैं। इसका परिक्रमण काल 11 साल, 11 महीने, 12 साल ऐसे करके होता है लगभग। और ये अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या लगभग इसमें 53 बताई गई है। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शनि का जो चंद्रमा की संख्या है वो 82 है, और बृहस्पति का जो है वो 79 है, ठीक है। लेकिन इसमें दिया नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसने अभी तक नामकरण नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा आता है। लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछ ले कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप शनि मारिएगा, ठीक है, और दूसरे स्थान पे बृहस्पति है। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। आपको ये सब याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद कीजिए कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका है, और ठीक है, और सबसे अधिक चंद्रमा किसके हैं, सबसे कम चंद्रमा किसके हैं, और किसके पास नहीं है। केवल वो चीज़ें याद कीजिए जो डेटा ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे लंबा, सबसे छोटा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य के बाद स्थिति आप याद कर लीजिए, जैसे बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इसके बाद यम भी होता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि जो ग्रहों के नियम थे उसका पालन नहीं कर रहा था। जैसे कि यह कभी कभी नेपच्यून के कक्षा में आ जाता था, और वगैरह बहुत बातें थी, जिसके कारण इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। तो आप एक क्रम याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। और एक चीज़ और आप याद कर लीजिए, पृथ्वी यानी नहीं, पृथ्वी नहीं, सॉरी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, या ये पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता दीजिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद करा दें, हम ग्रहों का बढ़ता आकार का क्रम, ठीक है। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ये ट्रिक है डबल यम वीनस। वीनस तो आप जानते हैं, वीनस माने शुक्र होता है। डबल यम वीनस और जे। अब ये ग्रहों का बढ़ता आकार है, ठीक है। तो आप इससे ये देख सकते हैं, एक मिनट, यम से मरकरी हो गया, ठीक है। तो आपका बुध हो गया, ये बुध हो गया आपका। यम से मरकरी हो गया, ठीक है। उसके बाद यम से मार्स हो गया, यानी मंगल। और उसके बाद वी से वीनस हो गया, यानी शुक्र हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद इससे तो अर्थ तो जानते हैं आप, पृथ्वी है। और यन से नेपच्यून हो गया, यानी वरुण। यू से यूरेनस यानी अरुण। और यस से सैटर्न यानी शनि। और जी से जुपिटर यानी बृहस्पति। आप ऐसे करके याद कर लीजिए, क्योंकि इसको ऐसे याद कर लीजिए, डबल यम और उसके बाद वीनस फिर जे, ठीक है।
और ये आकार का बढ़ता क्रम, यानी मरकरी सबसे छोटा होता है और बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट में, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सही बात है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा मतलब वही उपग्रह जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसको भी। इसमें लिखा है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो रोमन कहानियाँ हैं उसमें अगर सोल शब्द आता है तो उसका अर्थ सूर्य देवता होता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। ठीक है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। चटकल है आपके लिए। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। बहुत से आप देखते होंगे ग्रीक रोमन शब्द से लिया रहता है, अधिकतर ग्रीक रहता है। जैसे जाग्रफी के विषय में है और पृथ्वी के संबंध में क्या है, जिनमें से GE शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो पृथ्वी के संबंध में अगर जियो के साथ लॉजी आपने लगा दिया तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियो के साथ अगर आपने मेट्रिया लगा दिया तो पृथ्वी का मापन हो गया। जियो के साथ आर्ट्स लगा दिया तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी जियोइड्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक जानकारी दिया हुआ है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि ये सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, आज भी इसके सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। चलिए सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। 8 ग्रह हैं, आप जानते ही हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और यम तो है नहीं, यम तो हटा दिया गया है। और इनका मुखिया कौन है? सूर्य। सभी इन्हीं से प्रकाश लेते हैं। सूर्य के बारे में करते हैं, यह केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सौर मंडल को आपस में बांधे रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालांकि 15 करोड़ किलोमीटर जो है निश्चित नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, जिसमें से आप जानते होंगे कि उपसौर जो स्थिति होती है, उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को होता है। इसमें सूर्य आपका सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, और यह उस समय 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। और एक होता है अपसौर की स्थिति, अपसौर। इसमें सूर्य 4 जुलाई की स्थिति होती है, 4 जुलाई। इसमें सूर्य 15.2 करोड़ यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो एक एवरेज दूरी जो होता है, जो एवरेज दूरी होता है वो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार मैंने आपको बता दिया गया है। रीजन नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ देखिए दिया है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिए। बौने ग्रह इसमें दिया है, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है।
आकार में यह 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके भू आवाहक कहते हैं, जियोइड्स। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी चूँकि न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंड है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सो कॉल्ड इज नीला ग्रह। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आपको हम बता दें, पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे होता है। पहले उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, रॉकेट का पृथ्वी पे गिरना, फिर रॉकेट का प्रक्षेपण, मतलब ऐसे होता है। पहले क्या होता है, रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, फिर रॉकेट पृथ्वी पे गिरा दिया जाता है, सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है, फिर सैटेलाइट उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करके चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ एक रोचक तथ्य आप याद कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा था। क्या भारतीय चंद्रमा पे कोई गया है? ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। अभी देखिए इसका जवाब भी होगा तो देगा। उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर, अर्थात जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह। आप देखते होंगे जैसे इसरो द्वारा कोई सैटेलाइट छोड़ा गया है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। एक कृत्रिम पिंड है, एक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जैसे IRS, एड्रोसैट, इनसैट, IRNS भी अभी देखिए छोड़ा गया है। IRNSS, इसे नाविक भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या दिया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप और अपने एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह आपको बताया मैंने, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ग्रह के ही भाग होते हैं। ठीक है। और उल्का पिंड, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड, कभी कभी पृथ्वी पे गिरते हैं। ठीक है। आकाशगंगा, मिल्की वे। देखिए जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ऐसे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा है, लेकिन हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो मंदाकिनी है। ठीक है। और मंदाकिनी का जो दृश्य भाग है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, यानी दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का एक भाग है। यही आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। बस इतना सा है, ये सब बाकी तो क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।